अब यहाँ पर मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो शायद ही आपको कोई और बताएगा, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्वेश्चन हो, आपके मन में ना बहुत सारी बातें रह जाती हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा बीइंग अ स्टूडेंट सोचने की कोशिश करता हूँ कि आपके मन में क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन या वेरिएंस के बारे में पूछा हो तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें रैंडम वेरिएबल निकालना है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सरसाइज 13.4 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। मतलब इसका हम बेसिक पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूँ तो आज की वीडियो में मेनली हम 4 डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है आपका रैंडम वेरिएबल, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, अब उसके बाद है मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, और लास्ट में है वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब इन चारों टॉपिक्स को देख के आपने घबराना नहीं है कि पता नहीं हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपने प्रोबेबिलिटी को स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ा, मेरे से पढ़ा, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हमने पढ़ी थी, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, फिर हमने बेस थ्योरम और एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर आपने इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से किया है, और मैं तो हमेशा इतना बोलता हूँ कि अगर आपने मेरी सिर्फ क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग से वीडियोस देखी हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर है ना, तो आज की वीडियो में आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं, इतने इजी टॉपिक हैं, जस्ट नेम डिफरेंट डिफरेंट हैं, बट ये बहुत ईजी हैं। जस्ट हमें थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करनी है, और हम मतलब कि टॉपिक में नया सीखने को एज सच कुछ नहीं है। बस हमें रैंडम वेरिएबल के बारे में या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपने वो सब कुछ अच्छे से देख रखा है तो आज की वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रैंडम वेरिएबल। अब बहुत से बच्चे ना इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, वो सीधा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, सीधा मीन के क्वेश्चन, वेरिएंस के क्वेश्चन करने लग जाते हैं। अब उनसे वो थोड़े बहुत क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, बट जब कुछ क्वेश्चन जो है वो बीच में से, बेसिक में से पूछा जाता है तो वो उनको इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता। और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज के पैटर्न की बात करें तो इसमें से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और वैसे भी जिस तरह से आजकल MCQs आ रहे हैं तो ये टॉपिक पहले हम इग्नोर कर सकते थे। कोविड से पहले जो CBSE का पैटर्न था कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, बट जिस तरह से अब MCQ पूछे जा रहे हैं तो आपको हर एक टॉपिक का जो बेसिक पार्ट है ना वो बहुत अच्छे से करना चाहिए। अगर आपको रैंडम वेरिएबल क्लियर होगा तभी हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके मीन की, इसके वेरिएंस की बात करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा की तरह हमारा पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो बुक में लिखी गई है, फिर हम उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, ये आपकी एक डेफिनेशन लिखी गई है बुक में रैंडम वेरिएबल की, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बट शायद इसको पढ़ के आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो इसकी लैंग्वेज है वो प्रोबेबिलिटी की है ही नहीं है। इसकी जो लैंग्वेज है वो पता कहाँ से है? एक्चुअल में ये रिलेशंस फंक्शंस जो चैप्टर हमने किया था, चैप्टर नंबर 1, उसकी ये लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन की बात की गई है तो थोड़ा सा आपको फंक्शन की तरफ लेके जाना चाहूँगा। फंक्शन क्या होता है? जब इसको देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक फंक्शन है x to y। इसके x के हर एक एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए y में। x के हर एक एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, मतलब सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए उनकी। तो अगर ऐसा होगा तो वो उसको फंक्शन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 फिल करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 2 फिल करेंगे तो 4 आएगा, 3 फिल करेंगे तो 9 आएगा। मतलब 1 की इमेज 1 है, 2 की 4 है, 3 की 9 है। ये हमने फंक्शंस में पढ़ा। ठीक है, फंक्शंस की आपको की नॉलेज इतनी सी तो होनी चाहिए। ठीक है, इस ज़्यादा कुछ नहीं है, इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने क्यों बताया?
क्योंकि रैंडम वेरिएबल क्या कि रियल वैल्यूड फंक्शन है। हुज डोमेन, अब डोमेन क्या होता है, अब ये होती है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है, डोमेन का मतलब होता है इनपुट। डोमेन का क्या मतलब होता है, इनपुट। मतलब जिसकी इनपुट क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसकी इनपुट क्या है, सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उसकी जो सैंपल स्पेस होती है, मतलब जो एक रैंडम वेरिएबल होता है ना, अगर मान लो ये एक रैंडम वेरिएबल है, कैपिटल एक्स से इसको डिनोट करते हैं, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा भी। तो इसकी जो यहाँ पर डोमेन है, जैसे यहाँ पर फंक्शन के अंदर मैंने 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 3, ये डोमेन है। तो यहाँ पर हम सैंपल स्पेस के कोई पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस के पॉइंट लिखते हैं। और इसको रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो एक रियल नंबर होता है। इसका जो आंसर होता है वो एक रियल नंबर होता है। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये इस तरह से हमें बताया गया। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को थोड़ी सी मेरी बात समझ में आ गई हो, 20-30%, कुछ बच्चों को वो भी नहीं आई होगी, हमें टेंशन नहीं लेनी। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से जोड़ के दिखाऊंगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैंने हमेशा ऐसा की है, एक एग्जाम्पल ली है, उसको पूरे टॉपिक से मैंने जोड़ दिया। बेस थ्योरम में भी ऐसा किया था, एग्जाम्पल की, उसको मैंने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से जोड़ा, उसी को फिर हमने बेस थ्योरम से जोड़ा। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, उस एक एग्जाम्पल को हम जो आज की वीडियो के हमारे चारों टॉपिक्स हैं उन सभी से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले उस एग्जाम्पल को जो है वो लिख लेते हैं। अब देखो ये एक एग्जाम्पल लिखी है, यहाँ पर मैंने वैसे लिखा आपके लिए, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। नॉर्मली इसको हम कैपिटल एक्स से ही डिनोट करते हैं रैंडम वेरिएबल को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा गया, लेट अस कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है। लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। एक्स का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो मैंने सैंपल स्पेस बना ली, आपको सैंपल स्पेस लिखनी आती है। अगर हम 3 बार टॉस करेंगे वो भी आपको लिखनी आती है। अगर आपको नहीं लिखनी आती तो मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो, पहले इसको अच्छे समझेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि इसको क्वेश्चंस में कैसे करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस डेफिनेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब एक्स का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेट नंबर ऑफ हेड्स इज 2। मान लो कि नंबर ऑफ हेड्स 2 है, आपको पता है सैंपल स्पेस है आपकी, तो इसमें मैक्सिमम अगर 2 बार टॉस करेंगे तो सबसे ज़्यादा बार हेड 2 बार ही आ सकता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब कि रैंडम वेरिएबल में, ठीक है। तो मतलब ये वाला केस इसमें आ सकता है, एच इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 2। सब कुछ बाद में बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ हेड्स इज 1। ये भी ये इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है। मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, एच टी कॉमा टी एच, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1। मतलब इन दोनों में हेड कितना आ रहा है, 1 1, ठीक। अब ये इसमें कोई हेड ही नहीं है। अब ऐसा कोई केस है, यस ये रहा, टेल टेल, मतलब इसमें हेड कोई है ही नहीं, मतलब इसका आंसर कितना है, 0। तो अब देखो, अब थोड़ा सा इसको रिलेट करने की कोशिश करना। पहले मैं आपको ये जहाँ पर डायग्राम आपकी बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये डायग्राम मैंने जस्ट आपके लिए बनाई है। अगर आपने फंक्शंस को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आपको पता है उसमें हम ये वाली डायग्राम काफ़ी यूज़ करते थे, एरो डायग्राम बोलते हैं इसको। अब देखो एच मतलब 2, एच टी और टी एच का आंसर 1 आ रहा है, टी टी का आंसर 0 आ रहा है। ध्यान से देखो, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन। अब ये क्या है, ये क्या है उसकी डोमेन। यहाँ पर लिखना चाहते हो तो मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ मैं लिख रहा डोमेन मतलब इनपुट। देखो, हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखो, इस x जो फंक्शन है, इसको आप इससे कंपेयर करो। f यहाँ पर फंक्शन है, x जो है इसकी डोमेन क्या है, सारी सैंपल स्पेस है। ध्यान से देखो, एच 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 टी टी एच टी टी सारे आ रहे हैं। और सब की देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एस हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन 1। इसकी भी एक इमेज है, एच टी की भी एक ही इमेज है, टी एच की भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है। देखो, इससे ज़्यादा घबराना मत कि हमें सब कुछ ये कंसेप्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट आपको इस डेफिनेशन को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ऐसा करवा रहा हूँ। ऐसा कुछ हम क्वेश्चंस में नहीं करने वाले, ये जस्ट आपको डेफिनेशन समझाने के लिए है। मतलब हर एक एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज है, इसका मतलब x एक फंक्शन है, इसलिए इसको एक रियल वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। कि जब भी उसमें हम सैंपल पॉइंट, देखो ये इसकी डोमेन है ना,
जब भी उसमें हम सैम्पल पॉइंट्स मतलब सैम्पल्स में से जो पॉइंट फिल करते हैं तो हमें एक रियल वैल्यू आंसर मिलता है। देख लो इसका आंसर 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब इस तरह से हमें जो है वो रैंडम वेरिएबल को जो है हमने डिफाइन कर लिया। ये जो पूरी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आई होप इसको आप समझ पाए हो कि जब भी हम रैंडम, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल वो खुद देंगे हमें कि ये रैंडम वेरिएबल है, ये रैंडम वेरिएबल, इसको कैलकुलेट करना है या इसको देखना है ये रैंडम वेरिएबल है या नहीं। तो हमें बस यही कंडीशंस चेक करनी है कि उसमें सभी सैम्पल्स स्पेस के सभी पॉइंट्स होने चाहिए और उन सब का आंसर जो है वो एक रियल नंबर आना चाहिए। अगर हम ये दोनों पॉइंट्स चेक कर लेते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है। और ऐसी एग्जांपल्स, ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं। मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा, ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको कर इस मतलब कि इस रैंडम वेरिएबल को ना एक और तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि वो भी आपको आना चाहिए, वो भी क्वेश्चन आपकी बुक में है, तो इसलिए मैं आपको वो नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो ये वही एग्जांपल लिखी कि कॉइन को 2 बार टॉस करना है। इस बार मैंने रैंडम वेरिएबल चेंज कर दिया, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। ये आपकी बुक में भी है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगा कि क्वेश्चंस में हम कैसे डील करेंगे। तो एच टी टी मैंने सैम्पल स्पेस लिख ली। अब पिछले पेज में मैंने आपको ये समझाया कि रैंडम वेरिएबल किसको बोलते हैं। अब हम ये समझेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे। तो देखो सबसे पहले ना आपने ये देखना है कि ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध बस जैसे मैंने लास्ट में सिखाया कि वहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ हेड्स 210 वो लिख दिया, यहाँ पर भी 210 लिख देंगे। ऐसी बात नहीं है। रैंडम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती है। वही पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल करवाई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने ये देखना है कि x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, वो कैसे चेक करें, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, x कैन टेक वैल्यू अकॉर्डिंग एज जो यहाँ पर लिखा गया है। मैंने लिख लिया हेड माइनस टेल। तो हेड 2 आ सकते हैं, 0 भी, या टेल 0 आ सकता है, ठीक है। मतलब अगर हेड 2 होगा तो टेल 0 ही होगा ना। वो 2 बार टॉस किया कॉइन को, एक बार हेड एक बार टेल, 0 बार हेड 2 बार टेल। तो अगर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 2, यहाँ पर आंसर कितना आएगा 0, यहाँ पर आंसर कितना आएगा -2। तो यहाँ पर मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि इसकी वैल्यू माइनस भी आ सकती है। तो हमारा x 3 वैल्यूज़ ले सकता है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट लिखना है कि इसमें कौन कौन से, अब 2 वैल्यूज़ मतलब दोनों हेड हैं। इसका क्या मतलब है, दोनों हेड है। तो मतलब दोनों हेड का केस लिख लो। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 2, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल है। तो नंबर ऑफ हेड 2 है, टेल 0 है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 2। आई होप ये आप समझ पाए हो। उसको सिर्फ पिछली एग्जाम्पल को समझना और इस एग्जाम्पल को समझने में फ़र्क है। वो एग्जाम्पल देख के बच्चे इस टॉपिक को बहुत ईजी में लेते हैं कि बहुत ईजी है, बट एक्चुअल में आपको यहाँ पर पता लगेगा कि ये वर्क कैसे करता है। अब इसके बाद एक हेड है एक टेल है, आपको पता है एक हेड एक टेल वाला केस 2 हैं, ये दोनों इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, दोनों बार 0। अब लास्ट केस कौन सा है कि दोनों बार क्या हो, मतलब टेल हो, मतलब कोई हेड आए ही ना, ठीक है। तो 0 - 2 कितना आंसर आएगा इसका -2। अब देख लो हमने सैम्पल स्पेस के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है और सभी का आंसर एक रियल नंबर है, मतलब ये हमारा रैंडम वेरिएबल है। और हमने यहाँ से 2-3 बातें सीखी हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। अब देखो ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं। आपको अभी तक हमने क्या सीखा है कि x क्या है, मतलब रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक फंक्शन होता है। अगर वो फंक्शन है तो आप देखो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि जो भी बुक में की क्वेश्चन में लिखा गया है क्या वो एक रैंडम वेरिएबल है या नहीं। हम सिर्फ 2 पॉइंट्स चेक करेंगे। पहला कौन सा पॉइंट चेक करेंगे, x शुड कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस इन इट्स डोमेन। ध्यान से देखो यहाँ पर 4 सैम्पल पॉइंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, इसने चारों कवर किए हैं, एच टी, मतलब उसको सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। अगर कोई पॉइंट छूटता है तो मतलब वो रैंडम वेरिएबल तो नहीं है। आल्सो ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है कि x जो है वो हमेशा हमें रियल वैल्यू देगा। 0 जैसे यहाँ पर 2 है, 0 है, -2 है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स कवर होते हैं हमारे, तो मतलब वो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो एक रैंडम वेरिएबल है। आई होप ये आप समझ पाए हो, और जो भी मैंने बातें आपको समझाई हैं ये आपकी वेस्ट नहीं जाएंगी। एक एक बात आपको आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम्पल्स में हेल्प करने वाली है। जब आप इसकी पहली एग्जाम्पल करोगे ना, तभी आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा है।
अब नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, बस इतनी सी बात थी, नेक्स्ट टॉपिक की जो है वो बात करते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, अगर आपने वीडियो को अब तक अच्छे से देखा, आपको समझ आ चुका है ना रैंडम वेरिएबल, अब ये जो टॉपिक्स हैं ये कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, ये बहुत इजी बातें हैं, जस्ट हमें डेफिनेशन लिखनी है हमेशा की तरह, उस डेफिनेशन को फिर मैं उस एग्जाम्पल से जोड़ दूंगा, इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने को नहीं है। अब देखो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल जो आपकी बुक में लिखा गया है। इसकी लेंथ पे मत जाना, बहुत ईजी बातें लिखी गई हैं। अब ये एक रैंडम वेरिएबल है x1, इसकी ये वैल्यूज़ हैं, ये इसकी रियल वैल्यूज़ हैं। जैसे होता है ना, जैसे लास्ट पे था 0 1 2 2 0 -2, तो वैसे इसकी रियल वैल्यूज़ हैं। अब ये क्या, देखो यहाँ में लिखा हुआ है वे रियल नंबर्स x1 x2 x1, ये पॉसिबल वैल्यूज़ है रैंडम वेरिएबल की, एंड p1 p2 pn आर प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। x1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है p1, x2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है p2, x3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है p3, xn की प्रोबेबिलिटी कितनी है pn। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिखा है मैंने कि जितने भी p है p1 p2 p3, इनकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। वैसे छोटी सी बात है, आपको बताने की कोशिश करूँगा, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 भी हो सकती है, बट ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ है ये 0 से बड़ी होंगी। ठीक है, और अगर मैं इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करूं तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा 1। अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब इसी चीज़ को मैं एग्जाम्पल से जोड़ दूंगा, फिर आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है जो हमने स्टार्टिंग में भी की थी। लेट अस कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। वहाँ पर हमने रैंडम वेरिएबल की बात की थी, यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको पता है, देखो जो भी मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए हैं, ये एक एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब ये मैंने कुछ बातें लिख के रखी हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। चाहे मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, मुझे रैंडम वेरिएबल तो लिखना ही पड़ेगा। अब रैंडम वेरिएबल क्या होगा, वही जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ हेड्स। तो एक्स कैन टेक वैल्यू, नंबर ऑफ हेड्स 2 है तो 2 लिख लिया, 1 है तो 1 लिख लिया, 0 है तो 0 लिख लिया। तो ये रैंडम वेरिएबल ने सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट्स ले लिए और ये इसकी वैल्यूज हैं। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसकी प्रोबेबिलिटीज बता देता हूँ। ठीक है, उसमें भी काफ़ी बातें समझने वाली हैं, बहुत सी बातें आपको आती होंगी, बहुत सी बातें मैं ऐसी बताऊंगा जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। तभी बोलता हूँ वीडियो को ध्यान से देखा करो, कि सिर्फ समझना, देखो हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ सोल्यूशन नहीं देना, मुझे सिर्फ बेसिक नहीं समझाना, मुझे आपको ये भी बताना है कि क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं। अब देखो ये आपकी सैंपल स्पेस है, ये आपका रैंडम वेरिएबल है। अब प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड करनी है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि हमें h की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो शायद ही आपको कोई और बताएगा, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्वेश्चन, देखो आपके मन में ना बहुत सारी बातें रह जाती हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा बीइंग अ स्टूडेंट सोचने की कोशिश करता हूँ कि आपके मन में क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं पूरे चैप्टर में से गो थ्रू होता हूँ और मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। तो अगर आपने क्वेश्चंस देखे हैं ना, अगर आप में से भी किसी बच्चे ने पहले भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है और अब वो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए मेरे पास आया, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, इसमें ये प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 1/4। ठीक है, अब आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, उसमें वो प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ h इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ h, और यहाँ पर जो भी इनकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो लिख देंगे। जैसे चलो मैं एक बार वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों अप्रोचेस में क्या फ़र्क है कि कुछ क्वेश्चंस में वो ये यूज़ करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में वो ये यूज़ करते हैं। बहुत से बच्चे इस पॉइंट को मिस करते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता कि किसी क्वेश्चन में ये यूज़ हुआ है, किसी क्वेश्चन में ये यूज़ हुआ है। बट जिन बच्चों ने प्रोबेबिलिटी मेरे से पढ़ी है उनको पता है कि ये होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए, और ये होता है जब इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होते तब हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। अगर आपने प्रोबेबिलिटी मेरे से पढ़ी है तो मैंने हर एक क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है इक्वली लाइकली इवेंट्स, उसका रीज़न यही है। अब देखो क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवर में एच के फेवर में 1 ही है, टोटल कितने हैं 4। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज
मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, बिकॉज दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपके लिए लिखा है। अभी टाइम लग रहा है आपको, बट इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन एग्जांपल्स करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अब ये सेम चीज मैं आपको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच के लिए भी लिख के दिखा देता हूं, ताकि अब जब वैसे क्वेश्चंस करो आपको उनको डील करना आए। अब देखो, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा है। अगर इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे तो हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यूज़ करेंगे। और आपको ये भी पता है कि हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच इक्वली लाइकली इवेंट्स के क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो H इंटू एच, मतलब H की प्रोबेबिलिटी इंटू H की प्रोबेबिलिटी, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कॉइन में 1/2 होती है। 1/2 मतलब 1/4, यहाँ पर भी 1/4 है। अब सेम वे से इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू 1, मतलब इसमें दो केसेस हैं, TH और HT। ठीक है, अब देखो, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इतना झंझट हम क्वेश्चंस में नहीं करेंगे। अभी आपको झंझट लग रहा होगा क्योंकि अभी हम इसको सीख रहे हैं। तो HT कॉमा TH, अब ये भी मैंने लिखा है HT और TH, मतलब दोनों केस आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, यूनियन। अब यूनियन को मैंने लिखा है प्लस, और आपको पता है कि वैसे यूनियन का फॉर्मूला होता है A यूनियन B का A प्लस B माइनस इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। यूनियन सम के इक्वल होती है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मतलब इन दोनों को आपस में कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो फाई है। मतलब एच टी एक सैंपल, मतलब देखो एच टी एक मतलब कि नंबर है और टी एच एक नंबर है, इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0, तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स इसको मैं सम लिख सकता हूं। और आपको पता है एच टी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, टी एच की कितनी है, 1/4, तो 2/4। ठीक है, अब सेम वे से यहाँ पर ये मैंने एक्सियोमेट्रिक अप्रोच आपको बताइए कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे। सेम वही एच टी टी एच। अब इसको मैं लिखूंगा एच इंटू टी, इसको टी इंटू एच। एच की प्रोबेबिलिटी 1/2, टी की प्रोबेबिलिटी 1/2, टी की प्रोबेबिलिटी 1/2, एच की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये भी 2/4 आ गया। तो ये जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। अभी आप सीख लोगे, उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लास्ट रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, ये x इज इक्वल टू 0, मतलब टी, और टी की प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, 1/4, 1 बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच है, इसको लिखेंगे t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ t। इसकी 1/2 होती है, इसकी 1/2, 1/4 आ गया। तो ये मैंने दोनों तरह से आपको बताने की कोशिश की है। एक, इक्विलाइकली इवेंट्स को हम सिंपल, देखो अगर इक्विलाइकली इवेंट्स है तो हम सिंपल क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और बाय चांस अगर वो इक्विलाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन नहीं है, जो कि आपकी बुक में भी है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि कहाँ पर हम कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे। अब बात थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉइंट्स लिखे गए थे उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, ये आपकी सैंपल स्पेस है, ये रैंडम वेरिएबल, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो मैंने सब कुछ लिखा। 0 तो 1/4 है, 1 है तो 2/4 है, अगर 2 है तो 1/4 है। ठीक है, और मुझे दो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं। ये तो आपको समझ आई गया कि उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो बातें मैंने और लिखी थी कि सभी की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है। तो ध्यान से देखो, 1/4 भी 0 से बड़ी है, देयरफॉर पी आई की वैल्यू 0 से बड़ी है फॉर ऑल आई 0, 1, 2, मतलब 0 की वैल्यू, इसको मैं प्रोबेबिलिटी 0 बोला, P0 की वैल्यू 1/4 है, P1 की वैल्यू 2/4 है, P2 की वैल्यू 1/4 है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया, उसको भी क्लियर कर देते हैं। उसमें मैंने ये लिखा था कि सभी जितने भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, अगर मैं यहां पर बात करूं, आई 0 से लेके 2 तक है, सभी का सम कितना है, 1। अब इसको हम देख भी लेते हैं। अब देखो, P0, P1 प्लस P2, P0 की वैल्यू कितनी है, 1/4, P1 की वैल्यू 2/4, P2 की वैल्यू 1/4। सबका एलसीएम 4 ही आएगा, तो 1 + 2 + 1, तो विच एम्प्लाइज P0 प्लस P1 प्लस P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/4, और ये कट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मैंने ये वाला पॉइंट भी जो है वो प्रूव कर दिया कि इसका मतलब क्या होता है
कि इनका सम हमेशा, डिस्ट्रीब्यूशन का सम हमेशा कितना होगा, 1। देखो हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरी प्रोबेबिलिटी को, इसमें पूरी सैंपल स्पेस में, इसमें, इन दोनों में और इनमें, ठीक है। और जब इनका सम करेंगे तो वो टोटल सम हमेशा कितना आएगा, 1। अगर वो 1 नहीं आ रहा, दैट मीन्स हमने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती की है। आई होप इसको आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप समझ पाए हो। आप बताओ, खुद बताओ कि हमने नई चीज़ क्या सीखी है। कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने इसको अरेंज करना सीखा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। एच की प्रोबेबिलिटी में पहले भी आती थी, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में पहले भी आती थी। जस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया है, दोबारा से बताया कि जो भी दूसरे क्वेश्चंस हैं, इक्वली इवेंट्स हैं, वहाँ तो हम सिंपल अप्रोच से काम कर सकते हैं, बट जहाँ पर इक्वली इवेंट्स नहीं होंगे वहाँ पर हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का जो है वो यूज़ करेंगे। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए हो। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख देता हूँ जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। अब इसमें हमने एक ही बात सीखी है कि जिन क्वेश्चंस में इक्वली इवेंट्स नहीं होंगे वहाँ पर हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का जो है वो यूज़ करेंगे। अब हमारी देखो बहुत इजी टॉपिक था। अब सेम वे से इसका दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। बहुत ईजी है ये भी। देखो मीन के बारे में आपने पहले भी क्लास 11th में 10th में पढ़ा है। मीन को एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, एवरेज निकालना। ये किसके काम आती है आपको पता है। अगर आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एक सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा सेक्शन जो है मतलब उसमें से मतलब वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो कोई भी टीचर, कोई भी बंदा क्या करता है, वो एक एवरेज निकाल लेता है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, अब देखो मैंने दोनों की एवरेज निकाल ली, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने मतलब नंबर्स हैं सभी को जोड़ लिया, डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सभी को जोड़ लिया जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो इसकी एवरेज आई है 40, इसकी एवरेज आई है 70। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये सेक्शन जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब ये जो 70 है ये सबको, सब बच्चों के मार्क्स को, चाहे उसके कम है चाहे उसके ज़्यादा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वैसे ये 40 मार्क्स हैं, चाहे किसी बच्चे के कम है चाहे किसी बच्चे के ज़्यादा हैं, ये सभी को ये 40 मार्क्स जो है ये एक्चुअल में क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्लास कम इंटेलिजेंट है, ये क्लास ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब सेम ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर करेंगे कि हमें रैंडम वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। हमें उसकी एवरेज निकालनी है। कि हम एवरेज कैसे निकालेंगे, कि एवरेज नंबर ढूंढना है जो सभी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो मीन के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया कि मीन होता क्या है। अब मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात कर लेते हैं, बहुत इजी है। अब x कोई रैंडम वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज हैं x1, x2, x3, xn। अब ये उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये भी आपको पता है, p1, p2, p3 सो ऑन अप टू pn। तो मीन को हम क्या बोलते हैं, डिनोट किससे करते हैं, म्यू से। किससे करते हैं, म्यू। अब जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पता रहता है, बट कुछ कई बार क्या होता है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनको ये नहीं पता होता, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, समेशन xi pi। अब मीन को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके नेम है। कई बार आपको पूछ लेते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो, इसकी एक्सपेक्टेशन निकाल दो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मीन की बात कर रहे हैं। इसको हम ex से डिनोट करते हैं। ex का मतलब म्यू, म्यू का मतलब मीन, इसका मतलब xi pi समेशन। इसका क्या मतलब होता है, x1 और p1 को मल्टीप्लाई करना है, x2 और p2 को मल्टीप्लाई करना है, xn और pn को मल्टीप्लाई करना है, उनको ऐड करना है। बहुत ईजी है। अब जो भी मैंने लिखा है आपको एक बार एग्जाम्पल से जोड़ के दिखा देता हूँ, फिर आपको इसका एक्चुअल में यूज़ भी पता लग जाएगा। अब देखो ये वही एग्जाम्पल मैंने लिखी है कि एक कॉइन को 2 बार टॉस करना है, एक्स को कोई रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ हेड्स। तो हमें यहाँ पर एक लाइन ऐड की है, फाइंड मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब ये सब कुछ हम कर चुके हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी कर चुके हैं, रैंडम वेरिएबल भी निकाल चुके हैं, वो आपको लिख के दिखा देता हूँ, फिर बाद में इसका जो मीन है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो क्योंकि ये सब कुछ हम कर चुके हैं तो इसको बार बार से नहीं करूँगा। तो रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स मतलब 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। यहाँ पर 2 केसेस हैं तो 1/4, 1/4, 2/4 है। एक केस है तो 1/4, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ हम कर चुके हैं। अब देखो मीन कैसे निकालना है, तो आपने क्या करना है, आपको याद होगा स्टैटिस्टिक्स में भी हम क्लास 11th में ऐसे ही करते हैं, टेबल बना लो x और px। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x और pi को या x1 p1 को मल्टीप्लाई करना है। 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 2/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4,
2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4। इसके बाद क्या करना है, सभी को मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इनका टोटल करूँगा तो कितना आएगा, 2/4 प्लस 2/4, दैट मीन्स 4/4। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो मीन है वो कितना आ गया, 1। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो देख लो यहाँ पर कितना इजीली हमने इसका मीन कैलकुलेट कर लिया। आप खुद बताओ इसमें क्या मुश्किल है, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है। और ये हमें समझने वाली बात बस यही थी कि हमें जो है वो रैंडम वेरिएबल किसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, और ये अगर आप वो समझ चुके हो तो ये उससे भी ईजी है। और अगर आपको ये समझ आ गया तभी आपको वेरिएंस समझ आएगा। तो नेक्स्ट पेज पे ऐसा करते हैं, वेरिएंस की जो है वो बात कर लेते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो ये भी बहुत इजी टॉपिक है। वेरिएंस को भी हम क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। अब वेरिएंस का मतलब, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, वेरिएंस का मतलब होता है कि वेरी करना, कोई चीज़ कितनी वेरी कर रही है। जैसे अगर मैं वही एग्जांपल लूँ लास्ट वाली, अब यहाँ पर मैं इसको ये बोल दूँ कि ये बैट्समैन ने रन बनाए हैं, ये बैट्समैन 1 है, ठीक है, ये बैट्समैन 2 है। तो हमें किसी बैट्समैन को सेलेक्ट करना है, तो हम मीन के बिहाफ पर उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि उसकी वेरिएशन कितनी है। जैसे एक बार वो 100 मार दिया, 10 पर भी आउट हो रहा है, 20 पर भी आउट हो रहा है, यहाँ पर ये कंसिस्टेंट है। तो अगर वेरिएंस, अगर डाटा में फ़र्क ज़्यादा, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब यहाँ पर 100 भी है, एकदम एक्सट्रीम पर भी है, ये एकदम लो पर भी है। तो मतलब यहाँ पर जो है वेरिएंस ज़्यादा है, मतलब ये वेरी ज़्यादा कर रहा है, ये स्टेबल कम है। और यहाँ पर देखो तो इसमें मतलब जो है वेरिएबल की वेरिएशन जो है वो कम है, 50, 60, 70 यहीं पर आसपास ही घूम रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, ये जस्ट मैंने आपको वेरिएशन का कंसेप्ट बताया कि वेरिएंस होती क्या है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी डेफिनेशन है वेरिएंस की, तो ज़्यादा बातों पे नहीं जाएंगे, ये सब कुछ वही लिखा हुआ फॉर्मेलिटी है। एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, ये उसकी वैल्यूज़ हैं, ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो वेरिएंस को हम VAR x से भी डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा स्क्वायर एक्स। अब इसको हम वेरिएंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, XI आपको पता ही है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, म्यू क्या है, मीन, PI क्या है, प्रोबेबिलिटी उसका स्क्वायर है, ये समेशन मतलब सम। अब सेम वे से अगर हम वेरिएंस का अंडर रूट कर दें, आपको पता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वही फॉर्मूला, जस्ट आप इसको याद रखना, अगर इसको हम अंडर रूट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में ना ये फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वेरिएंस का एक और फॉर्मूला भी है, उसका डेरिवेशन है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। डेरिवेशन पेपर में नहीं आएगा, बट आपको जस्ट आपकी नॉलेज के लिए करके दिखा दे। अब देखो ये उस फॉर्मूले का डेरिवेशन है। डेरिवेशन इसलिए करवाया है ताकि आपको ये ना लगे कि सब कुछ हम क्रैम ही कर रहे हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट ही बढ़ेगा। तो देखो ये फॉर्मूला XI माइनस म्यू का होल स्क्वायर PI, जो फॉर्मूला बनेगा ना वो ज़्यादा ईजी है। तो इसका मैंने स्क्वायर खोल दिया, A² प्लस B² माइनस 2AB, यहाँ पर आपको लिख के बता दिया। तो सारे इसको PI को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ XI स्क्वायर के साथ, म्यू स्क्वायर के साथ, 2XI म्यू I के साथ, ठीक है, PI के साथ। तो इसको ऐसे ही लिख लिया मैंने। अब देखो म्यू एक कांस्टेंट है, इसको मैंने समेशन से बाहर लिख लिया, ठीक है, इसको मैं समेशन से बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो समेशन का मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, सभी का सम करना। अब मान लो यहाँ पर ऐसे नंबर लिखा है मैंने I, ठीक है। अब I की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, तो इसको मैं लिखूंगा म्यू स्क्वायर 1 म्यू स्क्वायर 2 प्लस म्यू स्क्वायर 3। इसका मतलब यही है ना। तो अगर मैं सब में से म्यू से कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन I, ठीक है। तो यानी कि मैं म्यू स्क्वायर को बाहर लिख सकता हूँ। अब सेम वे से 2 और म्यू कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लिया, XI PI का समेशन रह गया। अब आपको पता है, हमने सीखा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, अगर सबका समेशन करूं तो कितना आएगा, 1। और XI PI आज ही हमने सीखा ये क्या होता है, म्यू। तो मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो फिल कर दी। अब देखो हमने लास्ट पेज पे यहाँ तक किया था, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 म्यू स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस होके माइनस म्यू स्क्वायर रह गया। अब म्यू स्क्वायर को मैंने EX लिख लिया क्योंकि ये मीन होता है, तो इसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ X लिख सकते हैं।
अब इसको मैंने एक नया नेम दे दिया ई एक्स स्क्वायर। अब ई एक्स स्क्वायर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक्स का स्क्वायर को हम पी से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा वेरिएंस का नया फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा याद करना भी ईजी है कि ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारी वेरिएंस है, मतलब इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको, इसी वेरिएंस को मैं नेक्स्ट जो वही हमारी एग्जाम्पल थी उससे हम जोड़ देंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो ये वही एग्जाम्पल है जो हमने स्टार्टिंग से, मतलब कि एग्जाम्पल कर रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर करना है जिसमें कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है और एक्स क्या नंबर ऑफ हेड्स है, हमें यहाँ पर वेरिएंस फाइंड करना है। लास्ट में सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, फिर मीन, अब वेरिएंस की बात कर रहे हैं। अब ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं, इसको दोबारा से नहीं करेंगे। ये सैम्पल स्पेस है, ये रैंडम वेरिएबल एच एच के लिए 2 वैल्यू है, एच टी टी एच के लिए 1 वैल्यू है, टी टी के लिए 0 वैल्यू है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब ये भी मीन वाला पोर्शन हम पहले कर चुके हैं, तो इसको मैंने आपको करके दिखा दिया कि यहाँ पर जब हम x को px से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 2/4, यहाँ पर 2/4, इनको ऐड करेंगे तो मतलब यहाँ पर कितना आ गया 1। अब एक्स स्क्वायर करना है हमें यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना वेरिएंस का, वो ये वाला फॉर्मूला हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। आपको पता है ये वाला फॉर्मूला भी है, पर हम ज़्यादातर इस फॉर्मूले में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग आप इसी फॉर्मूला का जो है वो यूज़ करोगे। तो ई एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर पी आई। तो मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब एक्स स्क्वायर पी एक्स को मल्टीप्लाई करना, ऊपर सब कुछ लिखा गया है, ये सब कुछ हम स्टैटिस्टिक्स में करते आए हैं। 0 को 1/4 से किया 0, 1 को 2/4 से किया 2/4, 4 को 1/4 से किया, इसको हमने ऐसे लिख लो 4/4। ठीक है, वो मैं इसको कट नहीं कर रहा क्योंकि फिर मेरे को ऐड करना ईजी रहेगा। अगर मैं 4/4 और 2/4 को ऐड करूंगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2/4 प्लस 4/4, तो कितना बनेगा ये 6/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारी अगर इसको मैं कट करूँ 2 3 2 2 तो 3/2 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। अब देखो सभी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। एक्स स्क्वायर पी एक्स को मैंने ऐड किया 3/2 आया, मतलब ये ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। और ये आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, ई एक्स मतलब मीन की वैल्यू। वी नो, अब आपको पता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरी वेरिएंस की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू है 3/2, यहाँ पर -1 और इसका क्या है मतलब माइनस फिर 1 का स्क्वायर है, तो 3/2 - 1, तो विच एम्प्लाइज वेरिएंस की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 3 - 2 कितना आएगा यहाँ पर 1/2। तो ये हमारी क्या है वेरिएंस। तो इस तरह से हमने वेरिएंस को भी जो है वो कैलकुलेट कर लिया। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं था। वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म है। इसके बाद मैं आपको मैपिंग के बारे में बताऊंगा। मतलब इसमें अगर हम वीडियो को समराइज करें तो कैसे करेंगे, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक फंक्शन होता है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसमें जो सैंपल पॉइंट्स, जो सैंपल स्पेस के सभी पॉइंट्स को कवर करता है और उसकी वैल्यू क्या आती है, एक रियल नंबर। ये सीख लिया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि रैंडम वेरिएबल को हम कैलकुलेट या पेपर में क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो बताया। प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, उसमें हमने क्या ध्यान रखना है कि अगर वो इक्वली इवेंट्स का क्वेश्चन है तो फिर तो प्रोबेबिलिटी सिंपल ही है। अगर वो इक्वली इवेंट्स का क्वेश्चन नहीं है तब हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यूज़ करेंगे। इन दो बातों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद मीन का फॉर्मूला लगा के हम मीन निकाल लेंगे और वेरिएंस का फॉर्मूला लगा के हम वेरिएंस निकाल लेंगे। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप मेरे को बताओ अब वो क्या मुश्किल लगा। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मैपिंग। अब इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये सारे चैप्टर्स की हमारी मतलब की समरी होती है। देखो हमारी मैपिंग यहाँ से स्टार्ट थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है इफ एनी क्वेश्चन, ये भी समराइज ही एक्चुअली, इफ एनी क्वेश्चन हैव आस्क्ड अबाउट रैंडम वेरिएबल, अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन या वेरिएंस के बारे में पूछा हो तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें रैंडम वेरिएबल निकालना है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है। और रैंडम वेरिएबल में क्या बात का ध्यान रखना है आपने, एक्स शुड कवर ऑल सैंपल पॉइंट्स, सभी सैंपल पॉइंट्स उसको कवर करने पड़ेंगे। इट्स वैल्यू शुड बी रियल नंबर, ये आपको पता है। ये दो पॉइंट्स अगर आपके कवर हो गए, उसके बाद अगर वो हमें मीन पूछते हैं, वेरिएंस पूछते हैं या डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं, तब भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी। इसमें हमें किस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन
मतलब कि जिसके इक्वली इवेंट्स नहीं हैं उसमें हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यूज़ करेंगे। देख लो आपके सामने है मीन का ये फॉर्मूला XI/PI और ये आपका जो है वो वेरिएंस का फॉर्मूला EX² - EX का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बचा है उसका अंडर रूट करना है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, आप मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर कहीं पर भी मैसेज भेज सकते हो। मैं आपका हमेशा आपका डाउट और आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।